अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जतू। नाजरीन, आज इमरान खान साहब के इंटरव्यू पर हंगामा खड़ा हो चुका है और इसी हवाले से वज़ारत दाखिला में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ संगीन मुकदमे के लिए हंगामी और इसी हवाले से जो वजारती इजलास है उसको भी तलब किया गया, जिसमें अहम फैसले जो है वो सामने आ रहे हैं और इसमें यह भी हुकूमत की तरफ से सामने आ रही है बात कि बगावत का मुकदमा इमरान खान साहब पर दर्ज किया जाएगा। तो इस हवाले से प्रोग्राम में बात करेंगे कि ये नई बहस इस किस्म की क्यों छेड़ दी गई और इस किस्म की बहस का आगे फायदा किसको होगा, इससे बात करेंगे। और उसके साथ नाज़रीन बात करेंगे, इमरान खान साहब ने आज शांगला में जलसा किया और उसमें भी उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट कहती है हम न्यूट्रल हैं, मगर हम जानते हैं कि पावर आपके पास है। इस पर भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब इस किस्म से एग्रेसिवली क्यों खुलकर सामने आ रहे हैं और जो बयानात इस वक्त इमरान खान साहब दे रहे हैं इसका नुकसान किसको हो सकता है। और इसके साथ साथ मरियम नवाज ने नाज़रीन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वही कह रहे हैं कि वो ये कहती है कि पाकिस्तान नहीं, इमरान खान की सियासत के 3 टुकड़े होंगे। और इसी के साथ साथ वही कह रही है कि पूरी कौम इस बात को अफसोसनाक समझती है और लोगों में गुस्से की लहर भी है। तो इस पर भी बात करेंगे इस वक्त अवामी क्या रद्द-ए-अमल है, हुकूमत क्या सोच रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात इटसेल्फ क्या सोच रही है। उसके साथ नाज़रीन प्रोग्राम के आखिर हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं जिस वक्त पंजाब में यूरिया खाद का जो बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है और इस पर पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी सामने नहीं आ रही। नोटिस लेने का मुतालबा तो कर रही है किसान तंजीम, लेकिन किसी किस्म का कोई जवाब किसानों को इस वक्त नहीं मिला है। तो इस पर भी बात करेंगे कि क्या किसानों के बारे में कोई सोच रहा है नहीं। नाज़रीन प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी, मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली परवेज जवान साहब। बहुत शुक्रिया अली, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। अली कहिएगा, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, खासकर पाकिस्तानी सियासत की बात की जाए तो बहुत अनस्टेबिलिटी है। एक तरफ इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं, आपकी हुकूमत है, कहीं ना कहीं जब लॉन्ग मार्च लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी हुकूमत भी डिस्टर्ब होती है, ऑब्वियसली गवर्नेंस डिस्टर्ब होती है। इस मौके पर एन इमरान खान साहब का ये अजीब बयान सामने आना, इस पर हुकूमत इस वक्त क्या सोच रही है, क्या प्लान है आपका, किस तरह से इस मामले को लेकर चलना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मारिया, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखिए, गुजारिश इस तरह से है कि इमरान खान साहब का जो ये बयान है मेरे ख्याल से काबिल मुज़म्मत है और अल्लाह ना करे कि हमारे मुल्क के अंदर इंतशार इस हद तक पहुंचे कि पाकिस्तान के कोई 3 हिस्से होने का कभी कोई यहाँ पे ख्याल भी किसी के जहन में आए। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि इमरान खान साहब हमारे साबिक वजीर आजम हैं और मैं उनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर सवाल नहीं उठाना चाहता। हालांकि जब वो वजीर आजम थे उन्होंने हम सब के ऊपर जो मेंबर कौमी असम्बली हैं, जो मुंतखब होके इन ऐवानों के अंदर आके अपने इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं, इन्होंने, आप जानती हैं, मियां नवाज शरीफ साहब ने जब मॉडल टाउन के अंदर वीडियो कॉल के ऊपर खिताब किया था तो वहां पे इन्होंने ना सिर्फ हमारे ऊपर बगावत के पर्चे काटे थे पर उसके साथ साथ आजाद कश्मीर के वजीर आजम के ऊपर भी काटे थे। इसके अलावा इन्होंने हमारे ऊपर दहशत गर्दी के भी पर्चे काटे और इन्होंने बेपनाह की सियासी इंतकाम से इन्होंने अपोजिशन को, आप राना सनाउल्लाह साहब की मिसाल लेने, मेरे ख्याल से उससे ज्यादा कोई फिट आपको इस चीज को इलेबोरेट करने के अंदर कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि आपने अपने सियासी मुखालफिन की जुबान बंदी करने के ऊपर आपने उनके ऊपर हीरोइन तकर तो प्लांट कर दी। तो इस सारी चीज के बावजूद मैं ये बेनिफिट ऑफ द डाउट उनको फिर भी देना चाहता हूं कि मैं उम्मीद ये रखता हूं और मेरा एक ख्वाहिश है कि वो जो साबिक वजीर आजम साहब ने, उन्होंने किसी ये गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू के बजाय उन्होंने ये फिगरेटिवली बात की होगी। तो अगर उन्होंने ये फिगरेटिवली भी बात की है मारिया, तो आपको ये भी समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान, अगर वो इस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आज कमजोर हो गया है बनिस्बत 5 साल पहले, 10 साल पहले, तो इस चीज की भी जिम्मेदारी वजीर आजम इमरान खान और उसकी हुकूमत को लेनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने 2 काम किए थे पिछले 3-4 साल के अंदर जो बड़ी बिल्कुल नुमाया थे। एक तो उन्होंने पोलराइजेशन, नफरतें हमारी सफों के अंदर इस हद तक बोधी थी कि हम एक दूसरे के साथ बैठ के जो मुल्की मफाद की चीजें थी, हम वो भी एक सिविल मैनर के अंदर हम उसके ऊपर बहस नहीं कर सकते। हमारे पे देखें, दुश्मन ने हमला किया, अभिनंदन वाला वाकया हुआ, वजीर आजम साहब वहां पे कौम को ना समेट सके, उसके बाद कश्मीर का वाकया हुआ, कोविड हुआ, गिलगित बल्तिस्तान का मामला हुआ, तो आपको बेपनाह मिसालें आपको मिल जाएंगी। तो एक तो उनकी कि जो अगर हम अंदरूनी तौर पे कमजोर हैं तो उसके अंदर उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी नफरतें बोने की, और दूसरी ये है कि माशी तौर के ऊपर, अगर माशी तौर के ऊपर हम इतने कमजोर हो गए हैं कि हम डिपेंडेंट हैं मल्टीलैटरल एजेंसीज के ऊपर, IMF के ऊपर और बाकी ममालिक के ऊपर, तो वो भी जिम्मेदारी इमरान खान साहब को लेनी पड़ेगी। क्योंकि आज ही आप जानती हैं जो ट्रेड का डेटा आपके सामने रिलीज हुआ है उसके अंदर हमारा तिजारती खसारा जो है वो तकरीबन
11 महीने का $43 बिलियन का अनप्रेसिडेंटेड लेवल को छू रहा है। तो अगर $43 बिलियन का खसारा है और आपके पास रेवेन्यू और वो डॉलर को इनफ्लोज उस तरह से मौजूद नहीं है, तो ना सिर्फ आपकी करेंसी दबाव के अंदर रहेगी, जो आपने पिछले देखा है 2-3 महीने के अंदर किस हद तक प्रेशर उसके ऊपर है, बल्कि आपकी डिपेंडेंस भी उन डोनर्स के ऊपर और ज्यादा हो जाएगी। और ऑब्वियसली जब आपकी उनके ऊपर डिपेंडेंस होगी तो वो ममालिक, उनका अपना एक एजेंडा है, वो पाकिस्तान को अपनी नजर से देखते हैं। तो अगर आज हम अपनी आजादाना फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहते हैं, जो कि हर मुल्क की होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या आपकी मईशत को उस हद तक स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि वो विदस्टैंड कर ले ये प्रेशर? तो ये दोनों चीजें, नफरतें भी और मईशत को कमजोर करके उन्होंने हमारे इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया है, मेरे ख्याल से जब आगे इलेक्शन आएगा इस चीज के ऊपर अवाम अपना हतमी फैसला उनकी सियासत के ऊपर देगी, और हमें इस चीज को वहां पे छोड़ देना चाहिए। और ये जो अपना शहादत का वो बयानिया बनाना चाहते हैं, इसको और ज्यादा हमें इसको प्रमोट करने की या उसके ऊपर हाईलाइट करने की जरूरत नहीं। ठीक है अली, मईशत के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन बैक टू द टॉपिक, हुकूमत क्या सोच रही है? कुछ खबरें ऐसे भी सामने आ रही है कि बगावत का मुकदमा दर्ज करने की बात की जा रही है हुकूमत की तरफ से, तो क्या इस हवाले से हुकूमत किसी किस्म की कोई स्ट्रैटेजी बना रही है? क्या एक्शन लेगी इसके अगेंस्ट? देखें आप, ये जो बगावत का मुकदमे वाला मामला है मारिया, मैंने आपको अपनी जाती राय बता दी है कि मैं किसी भी पाकिस्तानी की हुब्बुल वतनी के ऊपर मैं सवाल उठाने की मैं तो कम से कम हिम्मत और जुर्रत नहीं रखता। और हमारे आइन और कानून के अंदर ये इख्तियार भी कि अगर ये एक्सट्रीम स्टेप लेना है तो मेरे ख्याल से ये हाईएस्ट जो ऑफिस जो हमारे रियासत का है, मैं हुकूमत की बात नहीं कर रहा हूँ, रियासत की बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से उनको ये तय करना पड़ेगा कि एक साबिक वजीर आजम के ऊपर क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की इत्तेहादियों की हुकूमत इस किस्म की कार्रवाई करना चाहती है कि नहीं करना चाहती, क्योंकि उनका जो बयान था वो तो बिल्कुल बेहुदा था, इसमें तो कोई शक नहीं है। और हमें उनको इस चीज की जो केयरलेस गुफ्तगू से परहेज करना चाहिए था, पर अब उन्होंने नहीं किया। तो ये वजीर आजम साहब जब वापस आएंगे तो राना सनाउल्लाह साहब मेरे ख्याल से पहले इत्तेहादी जो हमारे जो पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, पहले उनकी ओपिनियन इसके ऊपर सीख करेंगे और हतमी फैसला तो वजीर आजम साहब लेंगे, और वो जिस तरह से इसको डिसाइड करेंगे मेरे ख्याल से ये मामला उसके मुताबिक आगे चलेगा। पर मेरी जाती राय के अंदर हमें अगले की गलती से सीखना चाहिए, हमें अगले की गलती को दोबारा दोहराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और उनको अपने किरदार के जरिए, अपने कॉन्डक्ट के जरिए उनको ये बावर कराने की जरूरत है कि अवाम जिम्मेदार सियासत और गैर जिम्मेदारी के दरमियान तफरीक करती है, और वो इनको रद्द कर देगी अगर इन्होंने इस किस्म की बेहुदा गुफ्तगू जारी रखी। ठीक है अली, थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, महंगाई की बात करते हैं। महंगाई का इस वक्त एक ऐसा एलिमेंट है जिसके हवाले से अवाम में इस वक्त गम और गुस्सा बहुत ज़्यादा है। पेट्रोल की बात की जाए तो वो भी काफ़ी बड़ा, और आगे मज़ीद ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि उसकी प्राइस में मज़ीद इजाफा भी होगा। बिजली का प्राइस बढ़ा दी गई है, ₹7.91 फ़ी यूनिट बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। तो अली, आपकी जो जमात है उससे एक्सपेक्टेशन थी आवाम की, और कहा ही जाता था कि आप लोगों के पास तजुर्बाकार लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, तो उनको पता है कि इकॉनमी को कैसे चलाना है, लेकिन अभी तक वो रिलीफ आवाम को नजर नहीं आ रहा। देखें मारिया, मैं अब कोशिश ये करूंगा कि एक जिम्मेदाराना अंदाज के अंदर आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूं, क्योंकि वजीर आजम साहब की जो कारकर्दगी थी अब वो हमारे पीछे है। हमने यकीनन लोगों को आगे इस महंगाई का जो तूफान हमारे सामने खड़ा है उससे शील्ड करने के लिए अब ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और मैं एक हल्के से मुंतखब होके आया हूँ, तो मुझे जो पिछले 3-4 साल के अंदर जो हुआ है और जिस तरह से अवाम का जीना मुश्किल हो गया था, मैं उससे भी बखूबी वाकिफ हूँ। गुजारिश ये है कि अब आपने 2 बातें की, एक बल्कि 3 बातें की। एक तो पेट्रोल के अंदर जो मामला चल रहे हैं उसकी तरफ किया, फिर बिजली के जो मामला है, और तीसरा जो आपके रोजमर्रा खाने पीने की जो अशियां उनके अंदर जो महंगाई आ रही है। तो एक एक करके इन चीजों को देख लेते हैं। देखें, पेट्रोल की जो आज कीमत है हमारी, उसके ऊपर $115 पर बैरल के करीब तकरीबन उसकी प्राइस है। अगर आप क्रूड ऑयल की प्राइस उन्हीं के पोर्ट के ऊपर जहां से आप इंपोर्ट करते हैं, अगर इसको कन्वर्ट करें तो तकरीबन $140 लीटर क्रूड ऑयल की प्राइस बनती है। उसके बाद उसके ऊपर रिफाइनिंग मार्जिन भी ऐड होना है, उसके बाद उसका किराया उसको पाकिस्तान लाने के लिए भी ऐड होना है। उसके बाद इमरान खान साहब जो बजट के अंदर तय करके गए थे IMF के साथ कि हमने 610 अरब रुपए का PDL, जिसका मतलब है 30 रुपए का हमने उसके ऊपर टैक्स भी लगाना है, 20 रुपए का सेल टैक्स भी लगाना है। तो अगर हम ये सारी चीजें ऐड करें तो डीजल की कीमत आज 200-250 रुपए के दरमियान होनी चाहिए। और आज भी हम इस चीज को जो शील्ड करने के लिए, अवाम के लिए, हमने ये तय किया कि अगर हम उसके ऊपर टैक्सेशन जो है
वो बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो आज भी जो हुकूमत है वो अपने पैसे अपनी जेब से उनको दे के ये कीमत को उसने यहाँ पे रोका हुआ है। बट आप जानती हैं जो हमारे जो खजाने की सूरत हाल है, जिस तरह से वो यहाँ पे बारूदी सुरंगें लगा के गए थे, हम टैक्स तो अपना छोड़ सकते हैं कि उसके लिए हम अमीर तबके के ऊपर टैक्स लगा लेंगे, कहीं और से रिसोर्सेज जनरेट कर लेंगे, पर हम इसको सब्सिडाइज अपनी जेब से नहीं कर सकते। खास तौर पे उस वक्त जब ये सब्सिडी एक बड़ी गाड़ी के पास जब वो अपनी टैंकी भरने जाता है तो 2-2.5 हजार रुपए की जा रही हो, और मोटरसाइकिल वाला जो गरीब आदमी है उसके पास 200-300 रुपए की जा रही है, तो एक अमीर आदमी को ज्यादा सब्सिडाइज करना बनिस्बत एक गरीब आदमी से इन एन एनवायरमेंट जब आपके पास पैसे ना हो, तो ये कहीं पे भी दानिशमंदाना फैसला नहीं था। इसीलिए आप आहिस्ता आहिस्ता इस सब्सिडी को खत्म कर रहे हैं और डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से लोगों को ये पैसे देंगे कि अगर आप 20 लीटर पेट्रोल महीने का लेते थे, 30 लीटर लेते थे, तो उसके ऊपर जो आपका एडिशनल 50 रुपए की वजह से लोड आ रहा है 1000 रुपए का, 2000 रुपए का, वो कैश ट्रांसफर आपको डिस्क के थ्रू आपको आपके अकाउंट में आ जाएगा, तो आप वहां से क्वेश्चन कर लेंगे। बट आई अंडरस्टैंड इससे फिर भी महंगाई आएगी क्योंकि आपका ट्रांसपोर्ट के और बाकी चीजों के खर्चे आएंगे। पर हमारे पास बिल्कुल इमरान खान साहब हाथ बांध के गए थे, और जो ये कहते थे कि फंडेड सब्सिडीज है वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप बजट उठा के मुझे दिखा दें कि पीडीसी के लिए उन्होंने कहां पे प्राइस डिफरेंशियल क्लेम के लिए पैसे डाले हैं। उन्होंने तो बल्कि 610 अरब रुपए का टैक्सेशन ऑन आपकी डीजल एंड पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर वहां पे एग्री करके गए। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू से ऑन जो आपकी पेट्रोल प्राइस के अंदर जो हाइक आ रहा है। और अनफॉर्चुनेटली हमें शायद इसको और थोड़ा बढ़ाना पड़े, क्योंकि आईएमएफ या और जो डोनर एजेंसीज है जो हमें डॉलर देंगी और हम अपने आप को श्रीलंका जैसी बैंकरप्सी से बचाएंगे, वो चाहते ये हैं कि आप कम से कम सब्सिडीज हमारे पैसे लेके उनको मत दें। अगर आप देना चाहते हैं तो अपने रिसोर्सेज जनरेट करें, जिसकी तरफ हम काम कर रहे हैं। तो ये तो पेट्रोल। अब आ जाए जो आपने बिजली की बात की, देखिए बिजली के अंदर इमरान खान साहब जिस किस्म की अपनी गवर्नेंस पिछले छोड़ के गए हैं, जिसके अंदर वो ट्रांसमिशन के, डिस्ट्रीब्यूशन के और बाकी जो मसाइल थे उन्होंने उनके अंदर कुछ बेहतरी नहीं लेके आए। इसीलिए आपने देखा कि इस चीज के बावजूद के कोविड के अंदर आपकी रिकॉर्ड लो कीमतें हुई पेट्रोल की, आप क्रूड ऑयल की, डीजल की, आपका सर्कुलर डेट फिर भी 1100 अरब से उठ के 2500 अरब को छू रहा था, जब आपके ईंधन का खर्चा पावर प्लांट्स के लिए तकरीबन 6 रुपए के करीब था। आज तो जब आपका $115 के ऊपर तेल आ गया हुआ है और आपकी जो जनरेशन कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट की बात करूं, कैपेसिटी पेमेंट्स वगैरह जो प्लांट्स हैं वो तो एक कांस्टेंट है, जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को भी चैलेंज थी और जो हमें भी चैलेंज है और जो आने वाली हुकूमत को भी होंगी, क्योंकि जो प्लांट्स लगते हैं उनको आपको डेट सर्विसिंग करने के लिए आपके फिक्स चार्जेस देने होते हैं। तो मैं सिर्फ ईंधन की बात कर रहा हूं, आज ईंधन का खर्चा ही 13-14 रुपए के ऊपर आ गया है। तो अब ये डिफरेंशियल जो है कहां से जनरेट करें अगर आपके पास पैसे नहीं है? तो हम कोशिश ये करेंगे कि मिनिमम से मिनिमम उसकी प्राइस इंक्रीज भी पास ऑन करें और आहिस्ता आहिस्ता इनको यहां पे रोकने की कोशिश करें थ्रू इंप्रूव्ड गवर्नेंस इन द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, क्योंकि वहां पे 20-20, 25-25% की आज भी चोरी हो रही है, वहां पे 20-20, 25% की आज भी लैक ऑफ पेमेंट हो रही है। तो जब वहां से आपको इंप्रूवमेंट लाएंगे तो आप इस चीज को क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना अनफॉर्चुनेटली ये जो महंगाई का सिलसिला दुनिया के अंदर तेल की कीमत बढ़ने से है वो आपको आगे ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब आ जाए जो आपने फूड प्राइसेस के अंदर बात कर रही है, देखिए फूड प्राइसेस के अंदर हमारी 2-3 चीजें हो रही हैं जो अगेन हमें देखने की जरूरत है। एक तो ये है कि जिस तरह से तेल की कीमतें ऊपर गई हैं, तो आप जानती हैं आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी कोई ऐसी होती हैं जिनके पास वो ऑयल एक्सट्रैक्टिंग सीड्स होते हैं, तो उनकी कीमतें भी लाइकवाइज ऊपर बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जिस तरह मैं आपको बताऊं सनफ्लावर ऑयल, क्योंकि आपकी जो ये सूरजमुखी की जो फसल है उसकी डिमांड, क्योंकि उससे सनफ्लावर ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है, आपकी कॉटन की प्राइसेस जिसके अंदर से कॉटन सीड निकल के बनोला उससे तेल एक्सट्रैक्ट होता है, तो उन सारी चीजों की भी कीमतें बढ़ना शुरू होती हैं। जब उनकी कीमतें बढ़ना शुरू होती हैं तो बाकी की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और इसीलिए आपने देखा है कि आज गंदम की जो कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि आपको इस साल 3-4 मिलियन टन तकरीबन वो भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, वो तकरीबन $500 पर टन के ऊपर चलेगी हुई है, जिसका मतलब ये है कि गंदम अकेली जो है वो 100 रुपए किलो के ऊपर तकरीबन आ गई। और हम यहाँ पे कोशिश ये कर रहे हैं कि 40-50 रुपए केजी के ऊपर यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए कम से कम अपने गरीब जो तबका है उसकी जरूरियात मीट कर सकें। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी आपका रिसोर्स पूल आपके पास मौजूद है उसको टारगेटेड सब्सिडीज जिसका ज्यादा बेनिफिट गरीब आदमी के ऊपर जाए, क्योंकि आप जानती हैं अमीर आदमी भी 2 रोटी खाता है, गरीब आदमी भी दो रोटियां खाता है, और गरीब आदमी के बजट का ज्यादा बड़ा हिस्सा खाने पीने की अशिया के अंदर होता है। तो ये रीओरिएंटेशन भी आप इस बजट में देखेंगी कि सब्सिडी जितनी भी होंगी उनको फोकस किया जाएगा खाने पीने की चीजों के ऊपर, और साथ नए टैक्सेशन मेजर्स जो लेके आया जाएगा उनके ऊपर कोशिश ये होगी कि नए बजट का और वहां से
नए बजट का आवाम इस वक्त वेट करिए, लेकिन आपने पेट्रोल प्राइसेस की बात की है अली, और इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि भारत ने रूस से 30% कम पर तेल खरीदा है। हमारी हुकूमत भी खरीदना चाह रही थी, लेकिन हमारी हुकूमत को निकाल बाहर फेंका है। इस पर व्हाट्स योर टेक? देखें मारिया, मैं फिर मईशत के ऊपर कोई सियासत नहीं करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब तो माशाल्लाह एक ऐसे लीडर हैं, उन्होंने हर नेशनल इशू के ऊपर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की, अपना कंध बढ़ाने की कोशिश की है। मैं आपसे छोटी सी एक गुजारिश करता हूँ, इस बहस के अंदर जाए बगैर कि पाकिस्तान के पास क्या रशिया के क्रूड ऑयल को रिफाइन करने की कैपेसिटी मौजूद है कि नहीं है, मैं इस चीज को एक साइड पे करते हुए आपसे गुजारिश ये करूंगा कि इमरान खान साहब जब हुकूमत छोड़ के गए हैं तो हमारे पास अपने ऑफिशियल रिजर्व स्टेट बैंक के पास $11 बिलियन के पड़े हुए थे, जिनमें से $10 बिलियन मांगे टांगे का था, जो आप जानती हैं चाइना से, सऊदी अरेबिया से, कतर से, यूएई से हमने इकट्ठा किया हुआ था। और हमें अगले 3 महीनों के अंदर, जब अप्रैल में हुकूमत आई है, $10 बिलियन की रिक्वायरमेंट थी अपना करंट अकाउंट डेफिसिट मीट करने के लिए, अपने रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए और अपनी डेट रीपेमेंट्स के लिए। तो मुझे बता दे, जब दुनिया सारी रशिया के ऊपर एम्बार्गो कर रही हो और हमारे पास अपने वसाइल ही मौजूद ना हो, तो हम ये पैसा कहां से लेके आएंगे कि जाके हम वो तेल परचेज कर लें, अगर वो डिस्काउंट पे 50% पे भी मिलता हो। जो वो इंडिया की मिसाल देते हैं, तो उनको ये भी साथ बताना चाहिए कि इंडिया के पास जो डॉलर के रिजर्व्स पड़े हुए हैं वो $600 बिलियन के हैं, और यहाँ पे मुल्क को दिवालिया करके $10 बिलियन, $11 बिलियन अली, लेकिन इमरान खान साहब फैक्ट्स भी बताते हो, कहते हैं मेरे दौर में जीडीपी 6 पर थी, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो रही थी, चीजें बेहतर की तरफ जा रही थी, IMF रिकग्नाइज कर रहा था कि पाकिस्तान की माशी हालत बेहतर हो रही है, इशारे बेहतर आ रहे हैं। देखें बिल्कुल जो चीज, और आज की अगर हम बात करें तो मूडीज ने पाकिस्तान के आउटलुक को मुस्बत से मनफी भी कर दिया। मारिया, जो चीज अच्छी हुई है, मुझे उस पर कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मैं उसकी तारीफ करूं। इमरान खान साहब ने एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए जो दुनिया के अंदर और हमारे दूसरे सूबे सिंध के अंदर जो कीमतें एनर्जी की अवेलेबल थी, वो उन्होंने पंजाब में भी अवेलेबल की, और इसीलिए एक्सपोर्ट 25% बढ़ गई। पर जो मैंने आपके पहले सवाल के अंदर कहा कि उन्होंने ये पूरी बात नहीं कर रहे, अगर वो पूरी बात करें तो आपको पता चलेगा कि एक्सपोर्ट बिल्कुल 25% बढ़ी है। ये जो इस वक्त जो रनिंग ईयर चल रहा है, और उसके पीछे पीटीआई की पॉलिसीज जिसकी तरफ मैंने इशारा किया, वो बिल्कुल मौजूद है। पर इंपोर्ट्स जो है वो 50% से बढ़ी है, और इसीलिए जो तिजारती खसारा है, जिसकी वजह से आपकी डिपेंडेंस फॉर डॉलर बोरोइंग्स एंड बाहर के ममालिक के ऊपर है, वो रिकॉर्ड सतह के ऊपर चली गई हुई है। सो दिस इज द ट्रू पिक्चर जो आपको पता होनी चाहिए। और जहां तक ग्रोथ की बात है, देखिए ग्रोथ में भी इस तरह से है कि एक तो जब कोविड आया है तो आप जानती हैं आपकी मीशत सुकड़ी थी, आपकी जब मीशत सुकड़ी तो आपका बेस छोटा हो गया। जब उसके बाद जब इकोनॉमी खुलनी शुरू हुई तो आपका रिवाइवल ऑफ कैपेसिटी हुआ, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा ग्रोथ नजर आई। फिर उन्होंने रीबेसिंग भी की। पर मारिया, मेरे ख्याल से जो ज्यादा बुनियादी चीज आपको देखने की जरूरत है वो ये है कि ग्रोथ इन इट सेल्फ मीन्स नथिंग, ग्रोथ हैज टू बी सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव। Exactly. तो वो देरपा कितनी थी ये तो आपने देख लिया कि 2 महीने के अंदर जिस तरह उनकी हुकूमत अलहदा हुई, वो सारी की सारी ग्रोथ जो है वो मुंह के बल गिर गई, और आज मूडी ने भी आपकी नेगेटिव आउटलुक कर दी। और इंक्लूसिव कितनी है, उसका मतलब ये है कि क्या अवामुल नास ने उससे फायदा उठाया कि अवामुल खास ने उसका फायदा उठाया। उसका जवाब भी आपके सामने है कि एटीएम्स जो इमरान खान साहब पे थे, चीनी वाले हो गए, रियल एस्टेट वाले हो गए, दवाइयों वाले हो गए, उन्होंने यकीनन उसका फायदा उठाया। पर एक गरीब आदमी की, एक आम आदमी की जिंदगी बदतर हुई है, इसीलिए उनको सारे जिमनी इलेक्शनों के अंदर भी शिकस्त हुई है। तो जो दोनों मेयार ग्रोथ के होते हैं, सस्टेनेबिलिटी उसकी ग्रोथ की, इलेक्शंस की बात कर लेते हैं, इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब मुतालबा कर रहे हैं अर्ली इलेक्शंस का, आपकी हुकूमत का इस पर क्या इरादा है? बहरहाल आपकी हुकूमत ये कह तो रही है कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे, बट आपकी हुकूमत इंटरनली क्या सोच रही है? देखें मारिया, मेरा इसके ऊपर बड़ा एक अपना मेंटेन्ड जाती ओपिनियन है, मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। और मेरे ख्याल से इमरान खान साहब अगर इस किस्म की तड़ीबाजी से अगर परहेज करते तो शायद इस मुल्क के लिए बेहतर होता कि हम इसको अपनी बेसिक इस्लाहात जो दरकार थी इलेक्शंस को नॉन कंट्रोवर्शियल बनाने के लिए, उनके ऊपर इत्तफाके राय जनरेट करते, हम मईशत को डिफॉल्ट से बचाते और उसके बाद जल्द अज जल्द इलेक्शन के अंदर ले जाते। क्योंकि आज किसी भी हुकूमत के पास वो रनवे मौजूद नहीं है कि वो देरपा इस्लाहात जो मईशत को आज दरकार है वो इस 1-1.5 साल के अंदर करे, तो यकीनन वो एक बेहतर रास्ता होता। पर इमरान खान साहब जब तड़ियां लगा के अपनी पसंद नापसंद सिस्टम के ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो हर पार्टी उसको रेजिस्ट करेगी, और उसी के मुताबिक आपको करती हुई नजर आ रही है। तो इमरान खान साहब अपने रवैयों को देखें
और मुल्क के मफाद के अंदर असेंबलियों के अंदर आके एक मिनिमम एजेंडा के ऊपर पहले कंसेंसस के साथ वो रिफॉर्म्स करें, क्योंकि आज जो उनका रवैया है वो तो आप इलेक्शन में अगर ले भी जाए और उसके बाद वो हार जाए तो आपका क्या ख्याल है, वो इलेक्शन का रिजल्ट मान लेंगे? वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो पहले आए, इन सिस्टम को क्लेंस करें और उसके बाद जब वो अपना जिम्मेदारी का इजहार करेंगे तो मैं जाती तौर पे अपनी आवाज उनकी आवाज के साथ मिला के लीडरशिप को कहूंगा कि बिल्कुल फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की तरफ जल्द आए, बिकॉज ये मुल्क को आज शायद दरकार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। निगून के रहनुमा अली परवेज मलिक साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। रहे थे कि वो खुद भी चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों और जो भी मौजूदा पार्टी हो अगर वो हारती है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करे। नाज़रीन ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम इसी में बात करेंगे। इसके साथ नाज़रीन एक दो और इशूज़ में बात करेंगे ब्रेक के बाद, लेकिन साथ ही रहेगा। वेलकम बैक। नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली की 5 मखसूस नशिस्तों का जो फैसला सुनाया, से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर कहिएगा, जो फैसला सामने आया जिसके मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन तक नोटिफिकेशन रोक दिया गया है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितना सेटबैक होगा? देखिए, जहाँ तक मेरी अपनी राय है, यहाँ जैसे कि रवायात है 2002 से, जब से ये मखसूस ख्वातीन की नशिस्तों का फैसला हुआ था परवेज मुशर्रफ के ज़माने में, तो ये तो एक रवायत है, जिस पार्टी की नशिस्त खाली होती है उसी पार्टी को ये सीट जो है वो अलोकेशन हो जाती है। ये हमेशा 2002 से चला रहा है। अब चूंकि ये एक बल्क में आ गया, 20 नशिस्तें खाली हो गई, लेकिन जहाँ तक आर्टिकल 224 की जो रूह को पढ़ा जाए, उसको बिटवीन दी लाइन पढ़ा जाए, उसमें ये लिखा हुआ है कि जो एक दफा ही होती है, ये 8 अगस्त 2018 को जो है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में मखसूस नशिस्त जो है उसकी उन्होंने कोटा दे दिया और पार्टियों ने अपनी लिस्टें जो थी वो इलेक्शन कमीशन में प्रायोरिटी लिस्ट जमा कराई हुई है। उसमें जिस पार्टी की नशिस्त खाली होगी उसी पार्टी की लिस्ट को देखते हुए वो उसकी पार्टी को नशिस्त मिल जाती है। अब चूंकि ये पीटीआई की 5 नशिस्तें हैं, 2 माइनॉरिटी की, 3 ख्वातीन की, तो जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास जो प्रायोरिटी लिस्ट जमा कराई हुई है 8 अगस्त 2018 को इलेक्शन कमीशन को पाकिस्तान को, तो उसके मुताबिक ये सीट मिलनी चाहिए थी। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन का एक फैसला आ चुका है, तो उन्होंने आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक ये फैसला करना है कि वो 20 सीटों का इंतखाब होगा, तब हम ये सीटें एलोकेशन करेंगी। तो मेरी जाती राय, नाकस राय ये है कि ये फैसला रवायत के खिलाफ है। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ इलेक्शन पाकिस्तान का, मैं हमेशा डिफेंड करता रहा हूँ और अब भी डिफेंड इंशाल्लाह हम करते रहेंगे कि ताकि इस इदारे को जो है इसको किसी बारे में कोई तज़हीक ना हो। लेकिन पर हर मसला ये है कि जो फैसला जो आया है तो ये मेरी नज़र में तो दुरुस्त मैं नहीं कह सकता, ये रवायत के खिलाफ है। ये रवायत में ऐसी नहीं है। आज उनके पीटीआई के जो वकला थे वो शायद वो सही तौर पर इलेक्शन कमीशन को फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे आगे सुप्रीम कोर्ट में, तो आप ये समझते हैं कि इसमें जो कि आप ये कह रहे हैं कि ये जो रवायत के मुताबिक फैसला है उस तरह से नहीं है, यानी कहीं ना कहीं ये दुरुस्त फैसला आप नहीं समझते, तो ये आगे जाकर रिवर्स बैक हो सकता है? नहीं, तो मेरा तो राय तो सर, हमें तो हमेशा एक एक आइन की एक लफ्ज को हमें जो है वो हमें पता है कि इसकी रवायत क्या है, पस मंजर क्या है, इसलिए हम हमेशा सपोर्ट करते हैं और आप जैसे मीडिया जो है वो हमारी इस पॉइंट ऑफ व्यू को हमें सपोर्ट करता है। मैं भी कहता हूँ ये इलेक्शन में पाकिस्तान का फैसला जो है वो दुरुस्त नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है इस फैसले पर अपनी सही जजमेंट देगा। हमेशा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैसले को आला अदालतों ने कामयाब भी करार दिया है और कहीं ना कहीं उनको उसकी सपोर्ट भी की है। तो यहाँ जो फैसला आया है ये मेरी नज़र में दुरुस्त नहीं है। ठीक है, और इसी हवाले से इमरान खान साहब की अगर हम बात करें तो वैसे भी इल्ज़ामात लगाते हैं, मौजूदा जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वही कहते हैं कि इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो आप ये समझते हैं कि फिर ये कहीं ना कहीं इमरान खान साहब को ये चीज़ हो जाएगी कि यार जो भी फैसले सामने आ रहे हैं वो उन्हीं के अगेंस्ट आ रहे हैं और जिनका मुतालबा है इस्तीफे का वो कहीं ना कहीं फिर ठीक होगा उनकी नज़र में? नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और इमरान खान का ये मुतालबा जो है वो गैर कानूनी, गैर आनी, गैर इखलाकी है। एक वो आईनी इदारे के सरबराह हैं, उनके इख्तियारात चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बराबर हैं। अब इमरान खान के कहने में तो कोई इस्तीफा नहीं देगा,
अगर लोग पार्टी के लोग ये कहें उनकी इमरान खान को जनाब आपकी गलत पॉलिसी चल रही है तो आप पीटीआई से इस्तीफा दे दें, तो क्या वो इस्तीफा दे देंगे पार्टी के? आगे पार्टी के लोग उसे कहेंगे जनाब आपकी सारी पॉलिसी गलत जा रही है, आप पार्टी से इस्तीफा दे दें, आप किसी और को चेयरमैन बनाएं, वो चेयरमैन तो नहीं बनेगा ना। तो ये इमरान खान कहना कि पार्टी के इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इस्तीफा दे दें, नहीं, आप आईनी कानूनी जंग लड़ें। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान मौजूद है, हर फैसले को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान देखना। ये कहना कि इदारे के सरबराह इस्तीफा दे दे, ये तो इंतहाई नामाकूल बात है ना उनकी इमरान खान की। कल को तो वो ये भी कह देगा चीफ ऑफ दी स्टाफ को इस्तीफा दे दे क्योंकि वो न्यूट्रल नहीं रहे, ये तो ये तो बात गलत है ना। ये तो बात इंतहाई गलत है ना कि जनाब इस तरह इदारे के सरबराह के बारे में बात कर। लेकिन जहाँ तक फैसला जो आया है ख्वातीन के नशिस्तों के बारे में, तो ये हमारी नजर में दुरुस्त नहीं है। तो जो इल्जामात इमरान खान साहब लगा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर या इलेक्शन कमीशन के ऊपर, तो इस पर क्या कोई नोटिस हो सकता है? क्या इस किस्म की कोई गुंजाइश है? पहले बात है क्यों मुतालबा कर रहे हैं कि वो इस्तीफा दे दें? आप इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ हाई सुप्रीम कोर्ट में जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं, वहाँ फैसला हो जाएगा। जैसे ये कहना कि तुम हमारे हाथ में फैसला नहीं है, आप इस्तीफा दे दें, तो ये तो बात दुरुस्त नहीं। कल को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से क्यों नहीं मंगवाते हुए इस्तीफा? उनसे भी इस्तीफा मांग लें कि जनाब ये मुल्क के अंदर न्यूट्रल सिस्टम था, आपने नहीं किया, आप इस्तीफा दे दें। तो ये कोई बात है कह रही? क्योंकि बहुत बड़े इदारे के सरबराह है, उनको तो वो कह नहीं सकते। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है उसको कहते हैं आप इस्तीफा देते हैं, ये तो बात दुरुस्त नहीं है। इसी वजह से लोग उनके बारे में कहते हैं इदारों की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, इदारे के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फैसला कर देगी। एक इदारा मौजूद है, तो अब ये कहना कि इदारे के सरबराह को इस्तीफा देते हैं, ये तो दोस्त नहीं है ना। फैसले पर आप इतराज कर सकते हैं। अगर आज के फैसले को साइड पर रखकर बात करें, उससे पहले इमरान खान साहब काफी इल्जामात लगा चुके हैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर, इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, कि ये नून लीग की साइड ली जाती है या ये वन साइडेड या बाइस्ड डिसीजंस होते हैं इलेक्शन कमीशन के। तो इस हवाले से क्या कोई कार्रवाई कर सकता है इलेक्शन कमीशन? नहीं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने हमेशा इमरान खान के तमाम जितने भी इल्जाम लगाए हैं, तज़हीक की है, तजलील की है, वो दरगुजर करता चला आ रहा है। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान चाहे तो उनको तौहीन अदालत पे केस कर सकता है। लेकिन हमारी ख्वाहिश ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इस कंट्रोवर्शियल में ना पड़े। वो लीडर हैं, पार्टी के चेयरमैन हैं, जो मर्जी इल्जाम लगाए अपनी खामोशी से सुनते रहें। लेकिन बहरहाल ये उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना जो दुरुस्त नहीं है। वो एक ठीक है, वो अपनी पार्टी के सरबराह है, वो पार्टी के उसके बारे में कह सकते हैं, वो सियासतदान है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इस मामले में दरगुजर करना चाहिए। हाँ, अगर इंतहा पे चल गए, जैसे आज स्वाति ने ये कहा था इलेक्शन कमीशन को नजर आतिश कर दें, उस मौके पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान एक्शन लिया और फाज चौधरी के खिलाफ एक्शन लिया, दोनों ने माफी मांगी, उन्होंने माफी छोड़ दिया, माफ कर दिया उन्होंने। इसलिए ये इस हद तक अगर कोई पार्टी का सरबराह जाएगा तो फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास बेपनाह इख्तियारात हैं, डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं, 5 साल के लिए उसको सजा भी दे सकते हैं। लेकिन आमतौर पर ऐसे इदारे कार्रवाई नहीं करते, दरगुजर कर देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया इनका। जैसे भी कंवर दिलशाद साहब कह रहे थे नाज़रीन के जो ये फैसला सामने है, बहरहाल उसको दुरुस्त नहीं मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमरान खान साहब के लिए सेटबैक हो सकता है क्योंकि ये फैसला उनके खिलाफ आया। और जिस तरह से इमरान खान साहब बार बार इल्जामात भी लगाते हैं और इलेक्शन कमीशन के फैसलों से नाखुश भी होते हैं, तो ये एक और फैसला शायद मज़ीद इल्जामात की बारिश इमरान खान की तरफ से भी हो सकती है। नाज़रीन, अब ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पंजाब में यूरिया खाद की बहरान जो इस वक्त बढ़ता जा रहा है, शिद्दत इख्तियार कर रहा है, तो उसके हवाले से क्या कोई सोच रहा है हुकूमत में, क्या इस हवाले से कोई बात चल रही है? ब्रेक के बाद से बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त पंजाब में यूरिया खाद की बहरान का शिद्दत इख्तियार हो चुकी है और इस वक्त किसान परेशान हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि इस हवाले से कोई नोटिस लिया जाए, कोई एक्शन लिया जाए। अभी रिसेंटली खबर ये सामने आई है कि जो वज़ीर आला पंजाब है उन्होंने इसका नोटिस लिया है। लेकिन इससे बात करने के लिए हमारे साथ और पाकिस्तान किसान इत्तेहाद अनवर चौधरी साहब मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर, कहिएगा, ये मसला काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं, खाद की कमी का सामना करना पड़ रहा है किसानों को, लेकिन अभी स्पेसिफिकली सामने आ रहा है कि जो शिद्दत इख्तियार करती जा रही है यूरिया की खाद, इसके हवाले से क्या इस वक्त नायाब क्यों हुई है, क्या रीजंस हैं, क्यों ये डीलर्स के थ्रू सप्लाई बंद की गई है? देखिए जी, कल से रिहाड़ी में कई 3 ट्राले यूरिया खाद के आए तहसील बुरा वाले ने। किसान इत्तेहाद के वर्करों ने उन ट्रालों को रोका
कि इससे कंट्रोल रेट पे दिया जाए। तो जिस मालिक के वो ट्राले थे उसने लेबर के जरिए किसान नुमाइंदों को पे तशद्दुद किया। आज एहतजाज किया उधर बिहारी में, तो उन्होंने एसी ने, तहसील बुरे वाले के एसी ने वादा किया कि आप अपनी डिमांड बताओ, मैं आपको खाद की सप्लाई पूरी कराऊंगा। आज पूरे पंजाब में किसी जगह यूरिया की एक बोरी भी नहीं मिल रही। सारा यूरिया स्टॉक हो रहा है, या कंपनियों के स्टोर में लाखों की तादाद में बोरियां पड़ी है, या सरमायादार जो डीलर बहुत बड़ा आढ़ती है उसके स्टोर में पड़ी है। यूरिया की कमी नहीं है, सिर्फ यूरिया मैनेजमेंट करनी है गवर्नमेंट ने। अगर जिले का डीसी जो हर जिले में मौजूद है और हुकूमत उसको ऑर्डर करे कि कल यूरिया कंट्रोल रेट पे ना मिला तो तू जिले का डीसी नहीं होगा। तो मेरा ख्याल कल किसी जगह भी ब्लैक यूरिया नहीं मिलेगा, हर जगह यूरिया आम होगा। क्योंकि यूरिया या तो महकमा ज़राअत के अफसर डीलरों से मिले हुए हैं, या इंतजामिया का डीसी एसी ये मिले हुए हैं। अगर डीसी चाहेगा तो एक बोरी भी यूरिया की चोरी स्टॉक नहीं होगा, मार्केट में आएगी, यूरिया मिलेगी। ये इंतजामिया और की वजह से यूरिया नहीं मिलेगी। ठीक है, तो सर अभी कह रहे हैं कि यूरिया इस वक्त मौजूद है, खाद मौजूद है, लेकिन सप्लाई नहीं की जा रही है, उसकी क्या मेन वजह है? बहरहाल इसके ऊपर तो वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ साहब ने नोटिस तो ले लिया सूरत हाल का, वो इसको अब कह रहे हैं कि इसको लुक आफ्टर किया जाए। लेकिन आप ये जो फरमा रहे हैं कि खाद मौजूद है लेकिन सप्लाई नहीं की जा रही, तो इसकी मेन वजह क्या है? ये क्यों सप्लाई नहीं की जा रही है? ब्लैक में बेचने के लिए, वजह कुछ और है? इसकी मेन वजह कि साबका इमरान खान की गवर्नमेंट में ये यूरिया शार्ट हुआ था और ब्लैक में मिल रहा था। अब उसका वो जो आरती डीलर है वो आदि मुजरम हो गया। आज आपने 26-2700 में जितना यूरिया चाहिए ब्लैक में 26-2700 रुपए फी बोरी मिलता है। हर आरती, हर डीलर 26-2700 में बोरी देने के लिए तैयार है। अगर उसके पास पड़ा है तो वो देता है। जो ब्लैक में यूरिया लेता है उसको मिलता है, जो कंट्रोल रेट की बात करता है उसको यूरिया कोई नहीं देता। आज 800 रुपए फी बोरी ब्लैक में जितने यूरिया चाहिए ले लो, मिलती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद अनवर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब सूरत हाल चल रही है, काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है, और इस पर जिस तरह से वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ने नोटिस भी लिया है, उनसे रिक्वेस्ट भी है, वो इस हवाले से काफ़ी मुतहर्रिक भी नज़र आते हैं। लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्शन लेना चाहिए, ताकि इस वक्त जो सिचुएशन ख़राब हुई हुई है किसानों के लिए, संगीन सूरत हाल है, सूरत हाल ख़राब है, किसान परेशान है, तो उसका हल जो है वो कहीं ना कहीं निकालना चाहिए। टाइम खत्म हो चुका है नाज़रीन, से कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।